मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज कक्षा 10 के विज्ञान को चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है बच्चों, जब दो पदार्थ ठीक है मिलकर परस्पर आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसकी भौतिक अवस्थाएं व रासायनिक अवस्थाएं अलग होती हैं। भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखो, जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मतलब जैसे कि हम कोयले को जलाते हैं तो चूर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से जब क्या होता है, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक चूर्ण बनकर सफेद सा चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसके बाद क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, एक दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, रासायनिक जैसा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम एक ठोस पदार्थ होता है जिसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जिससे क्या हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो चूर्ण के रूप में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। अब भैया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको पता करने के लिए हमें कुछ पहचानें होती हैं, जैसे जिससे हमें पता चलता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। सबसे पहले होता है अवस्था में परिवर्तन। देखो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएगा तो चूर्ण बना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, जब इनमें क्या होता है, मैग्नीशियम एक ठोस होता है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, जलाने पर हमें एक चूर्ण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, देखने को मिलता है। या तो रंग में परिवर्तन होता है। अगर कभी कभी अवस्था में किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो आप रंग में परिवर्तन देखने को पाएंगे। जैसे कि अभिकारक का रंग दूसरा होता है और उत्पाद का रंग विपरीत मिलेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, रंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा है गैस का निकलना। ठीक है, तो कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ना तो अवस्था में परिवर्तन होता है, ना रंग में परिवर्तन होता है, तो उसमें से गैसें निकलती हैं। क्या होती है बच्चों, गैस निकलती है। ठीक है, तो कई बार गैस का निकलना भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। ठीक है, या फिर अगर ये सभी परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं तो आपको ताप में परिवर्तन दिखाई देगा। क्या, उसके टेम्परेचर में, मतलब उसके ताप में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको ताप में भी परिवर्तन अगर नहीं दिखाता है तो आपको अवक्षेप का निर्माण होता है। कई बार क्या होता है, अभिक्रियाओं के अंतर्गत अवक्षेप बनता है। क्या बनता है बच्चों, अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरह से आपको पहचानने का तरीका है रासायनिक अभिक्रियाओं किस तरह से पहचान सकते हैं। पहले बात तो सबसे पहले आपको समझना अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण। इस तरह से पता कर हमें। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण अब क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, लिखा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पाद तथा उत्पन्न हुए पदार्थों
को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब कोई उत्पाद तथा जब कोई अभिकारक तथा उत्पाद परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक समीकरण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उनके हम पदार्थों को उनके क्या करते हैं, उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा हम निरूपित करते हैं, सूत्रों के द्वारा हम दर्शाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो देखो यहाँ पर उदाहरण एक दिया गया है कि प्राकृतिक गैस, जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे लिखा गया है कि CH4 प्लस 2H2O एरो। ठीक है, ऊपर क्या है, एक ट्रिंगल लगा है जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में गर्म का मतलब चिन्ह जो होता है सिंबल बोलते हैं, CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर देखो लिखा CH4, जो CH4 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक गैस होती है। CH4 क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है। ठीक है, अब CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब वायु। ठीक है, और तब बना क्या है, उत्पाद क्या प्राप्त हुआ बच्चों में, CO2 और प्लस H2O। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस मेथेन, प्राकृतिक गैस मेथेन जिसे हम CH4 बोलते हैं, तथा वायु के अधिक के लिखा है, वायु के अधिकता में मतलब खुली वायु में हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, जलाते हैं। दहन करना मतलब जलाना, जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तथा जल बनता है। तथा क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, इनके सूत्रों के द्वारा दिखाते हैं, सूत्रों के द्वारा दिखाते हैं। इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं मेथेन प्लस क्या लिख देते हैं बच्चों, वायु। ठीक है, और एरो लगा देते हैं। ठीक, और यहां पर लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। देखो बच्चों, अब देखो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे और इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर जो मेथेन लिखा है ये उसका प्रतीक नहीं है, ये उसका क्या है, नाम है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में लिख रखे हैं। ठीक है, वायु की उपस्थित मतलब वायु लिख रखा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है और जल भी लिख रखा है। मतलब ये जब हम उनके प्रतीकों के द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आई बात कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं या लिखते हैं, दिखाते हैं, उन्हीं को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है CH4 प्लस 2H2O प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से जो मेथेन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, साथ में जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण है और यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है और यह रासायनिक समीकरण है। हम इसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे, इसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ना कि इसको। ठीक है, इसमें रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है, कैसे हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण को, बनाने का कोई तरीका होता है, तथ्य होता है, कैसे लिखते हैं। तो लिखा बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलना। ठीक है, मैंने आपको रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया बता दी है कि रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए और हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि हम रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में बदल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित तथ्यों कौन कौन से हैं, यहाँ पर 3 तथ्य बताए गए।
जिन्हें जानना हमें अति आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए। सबसे पहली बात कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के आणविक सूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। भैया जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने भी क्या अभिकारक तथा उत्पाद बन रहे हैं उनके क्या होना चाहिए, हमें उनके हमें प्रतीक और उनके सूत्र और प्रतीक हमें ज्ञात होने चाहिए। तभी जब हमें उनके प्रतीक और सूत्र ज्ञात होंगे तभी हम उसे रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी बात है, ठीक है, तो जैसे कि हम दूसरी बात क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो भी पदार्थ लिखे जाते हैं वो आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, काहे के रूप में लिखे जाते हैं बच्चों, आणविक रूप में। ठीक है, द्विआण्विक रूप होता है, द्विआण्विक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और एक आणविक रूप होता है, एक परमाणुविक रूप होता है, जिसको हम आपको अगला बताएंगे। ठीक है, तो देखो कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन सदैव क्या लिखा जाता है, H2 के रूप में लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में लिखा जाता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम पिछली बार मतलब जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहे थे तो उसमें एक उदाहरण दिया था CH4 प्लस O2 एरो, फिर दिया था अगला करके उदाहरण CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो उदाहरण में O2 लिखा था मैंने। ठीक है, तो O2 सदैव, ऐसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक तो क्या होता है, O होता है, लेकिन उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, तो एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहा है कि एक परमाणुविक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों और संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जो एक परमाणुविक तत्व होते हैं उनको हम किसके द्वारा, उनके प्रतीकों के द्वारा हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। उनके प्रतीकों के द्वारा हम दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा कुछ मैंने उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। सोडियम, जैसे सोडियम को हम N लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, जिंक को ZN लिखते हैं, और इसी प्रकार से मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो हमें 3 टॉपिक पता होने चाहिए किसी भी रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहली बात तो हमें उनके प्रतीक याद होने चाहिए। ठीक है, उनके प्रतीक हमें पता होना चाहिए जिसके हम रासायनिक समीकरण बना रहे हों। दूसरी बात है कि उसमें भाग लेने वाले सभी अभिक्रियाओं को पता होना चाहिए कि आणविक सूत्र क्या है, उनका अणु सूत्र क्या है। ठीक है, तो अणु सूत्र के हिसाब से हम उसे बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या लिखे जाते हैं, सदैव आणविक रूप में ही लिखे जाते हैं, इसलिए हमें आणविक रूप पता होना जरूरी है। तीसरा है एक परमाणुविक तत्व। बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो एक परमाणुविक होते हैं, इसलिए सदैव उन्हें भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मूल समीकरण या ढांचा या फिर कह सकते हैं कंकाली समीकरण। तो भैया जो मूल समीकरण और कंकाली समीकरण होता है, इसमें क्या होता है, ये दो इनमें, ठीक है, एरो के उत्पाद मतलब एरो की तरफ जो बाईं ओर होते हैं और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो हम कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण कहते हैं। लिखा है निम्न पदों को ध्यान में रखते हुए कंकाली समीकरण को लिखा जाता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, जब हम कंकाली समीकरण को लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ पॉइंटों का हमें ध्यान रखना होता है, पदों का ध्यान रखना होता है। पहला पद कह रहा है कि अभिकारक सदैव तीर की बाईं ओर, अभिकारक क्या है, सदैव तीर की बाईं ओर तथा उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अभिकारक जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, बाईं ओर, और उत्पाद सदैव दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पहला पद है। ठीक है, दूसरा पद कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक अभिकारक
जब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक जो होते हैं वो 2 हों या 2 से अधिक हों तो उनके बीच क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या चिन्ह लगाते हैं बच्चों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और तथा उत्पाद में भी क्या करते हैं, प्लस का ही चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं, मिलते हैं, तो उसके बीच हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अगला क्या लिखा, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। अभिकारक और उत्पादों के बीच में क्या होता है, एरो का चिन्ह लगा रहता है। और ये सदैव जो चिन्ह होता है ना एरो का, वो सदैव किधर लगा रहता है, उत्पाद की ओर लगा रहता है। ये यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ से हो रही है, मतलब अभिक्रिया का दिशा क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है जेडेन अभिकारक है और प्लस HCl एक अभिकारक है, जेडेन अभिकारक है और HCl एक अभिकारक है, ठीक है। तो इससे इसके आपस में मिलने से, ठीक है, इन देखो जेडेन और HCl के बीच हमने प्लस का चिन्ह लगाया है, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको अभिकारक या उत्पाद हो, दोनों पदार्थों के बीच हम किसका प्रयोग करते हैं, एक प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एरो के लिखा है, एरो के किधर, एरो के बाईं ओर सदैव अभिकारक होते हैं और दाईं ओर सदैव क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो जेडेन और HCl को मिलाकर हमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ है, जेडेन Cl, ठीक है। ये जिंक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो JnCl2 मिला है, ठीक है। जिंक क्लोराइड क्या मिला है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। और हमें H2 गैस प्राप्त हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, रंग का बदलना, ठीक है, और H2 हाइड्रोजन मतलब गैस का निकलना, ठीक है। ये सभी मैंने 5 पॉइंट बताए थे, उन पॉइंटों के हिसाब से हमें क्या है, हाइड्रोजन का यहाँ पर निकलना हो रहा है, अर्थात इससे पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तीसरा पद कहता है यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय मतलब वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, क्या होता है, उस होने पर अभिक्रिया के होने पर क्या होता है, एक नया उत्पाद बनता है और फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी रूप में तोड़ सकते हैं, फिर उसी रूप में क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं। उसे को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बीच हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब हम इससे एक उत्पाद बना सकते हैं, उत्पाद फिर उसे पुनः उसी रूप में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। का प्रकार चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि N2 + H2, ठीक है। N2 नाइट्रोजन और H2 मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने से हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। और जब हम N2 को आपस में तोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मुक्त मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो था मूल समीकरण या ढांचा समीकरण, ठीक है। ढांचा समीकरण में क्या होता है, यही होता है कि तीर की बाईं ओर सदैव क्या होते हैं, अभिकारक लिखे रहते हैं और दाईं ओर उत्पाद लिखे रहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक पदार्थ के बीच हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और अभिकारक सदैव बाईं ओर और अभिकारक सदैव क्या होते हैं, बाईं ओर और उत्पाद सदैव दाईं ओर लिखे रहते हैं, ठीक है। और उत्पाद और अभिकारक के बीच में एक एरो का चिन्ह लगा रहता है जो सदैव उत्पाद की तरफ लगा रहता है, जो क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। और कभी कभी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो उसके बीच कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे 2 अभिकारक परस्पर मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको समझाया था चरण फर्स्ट, ठीक है, जिसके हेडिंग थी ढांचा समीकरण, क्या थी, ढांचा समीकरण, ठीक है, जिसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, जिनके परमाणुओं की संख्या मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है, उसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ढांचा समीकरण को मैंने समझाया था, अब समझाने वाले आपको बताने वाले हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो संतुलित समीकरण की यहाँ परिभाषा लिखी है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो क्या बच्चों, मतलब ये कि जब अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, दोनों के
तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होगी, एक जैसी होगी, मतलब समान होगी, बराबर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। संतुलित समीकरण क्या होता है, जब दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, दोनों पक्षों के परमाणुओं की दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, संतुलित समीकरण के बाद देखिए अब इसे हम संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, इनको देखना है। यहाँ पर देखिए इसकी एम जी एक है, वो कितनी है, 2 संख्या में है, और एम जी यहाँ पर 1 संख्या में है, ऑक्सीजन 1 संख्या में है। यहाँ पर देखिए एम जी भी 1 है, एम जी यहाँ पर भी 1 है, मतलब अभिकारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 2 हैं, मतलब अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में 1 है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पूरे परमाणु, इस पूरे तत्व को हमें क्या करना है, केवल एक परमाणु को हम उसे मतलब डबल या मतलब उसे क्या नहीं कर सकते हैं, उसे मतलब उसे ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसीलिए हमें पूरे इस ग्रुप को ही क्या करना होगा, घटाना होगा या बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमें 2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए भैया ऑक्सीजन को मैंने 2 तो बना लिया, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो मैग्नीशियम को डबल करने के लिए हमें इसके आगे भी यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बराबर यहाँ पर कितने हो गए, एम जी हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, इधर एम जी हो गए 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, अर्थात दोनों की परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। तो इस तरह से हम संतुलित समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो संतुलित समीकरण लिखने का, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि जब किसी परमाणु, ठीक है, जब किसी परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मतलब रासायनिक अभिक्रिया में होती है, ठीक है, तो ना तो ही कोई परमाणु क्या होता है, खत्म होता है और ना ही कोई परमाणु बढ़ता है। ठीक है, मतलब उत्पाद में और दोनों तरफ उत्पाद में और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या सदैव एक जैसी ही रहती है। अब देखिए संतुलित समीकरण, जो संतुलित समीकरण है उसको कैसे किया जा सकता है, संतुलित समीकरण करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, तो संतुलित समीकरण को करने के लिए 4 विधियां दी गई हैं। संतुलित समीकरण को कैसे किया जाता है, 4 विधियां द्वारा हम कर सकते हैं। एक है जांच योग त्रुटि विधि, दूसरी है आंशिक समीकरण विधि, ठीक है, तीसरी है संयोजन विधि और चौथी है आयनिक समीकरण विधि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब किसी समीकरण को हम संतुलित कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले परमाणु को पहले हम संतुलित करते हैं, फिर उससे ज्यादा जो होता है तत्व, ठीक है, उसको करते हैं, फिर सबसे ज्यादा वाले को सबसे बाद में ही हम क्या करते हैं, उसको मतलब तत्व को बराबर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, सोडियम, ये नहीं क्या होता है, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम की जो अणु है 1 है, सोडियम कितना है, अकेला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन मतलब 2 है और ऑक्सीजन मतलब 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सोडियम अकेला है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ये सारे हाइड्रोजन, पहले एक पास हाइड्रोजनों को जोड़कर एक जगह कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर सभी परमाणुओं को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, उत्पाद में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, सॉरी 1 इधर और 3 इधर, 2 इधर। ठीक है, तो कितने हुए भैया, 3 हुए, 3 है, इधर देखो कितने हैं, 2 है, देखो 2 है। अब इनको हम 3 को हम, और इधर 2 है, मतलब एक उत्पाद में 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें अभिकारक में भी 1 बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम तो अकेला है, यहाँ पर भी अकेला है, मतलब संतुलित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हाइड्रोजनों को हम घटा बढ़ाकर से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, 2 कर देते हैं, ठीक है। चलो हाइड्रोजन को 2 कर लो, तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। अब देखो, अब क्या करें, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर कितना लगा देते हैं 2, ठीक है। तो ये नहीं कितने हो गए 2, ऑक्सीजन 2। अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन को हम इस वाले हाइड्रोजन को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इनको बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये पूरे तत्व को ही, मतलब ये नहीं वो कोई भी छेड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पीछे से अकेले हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम देखते हैं कुछ बदल फेर करते हैं और देखते हैं बराबर होता है। अगर हम इसे क्या करें 3 से कर दें, ठीक है, क्या कर दें 3 से करते हैं तब भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 2 से करते हैं, ठीक है। तो 2 दूना कितना होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लगा देना है, एन में ही दिखाना है, एन में ही क्या होता है डिफरेंस पता करना है। तो एन में देखो, एन यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर कितना हो गया, एन 2 हो गया, एन कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर के और 2 इधर के, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, इधर 2 दूना 4 इधर भी हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 हो गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, इधर 2 3 4 हो गए हैं, इधर 4 हो गए हैं और इधर भी 2 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं, देखो 2H2 मतलब 2 जल हो गए, जल के अणु कितने हो गए हैं, यहाँ पर 2 हो गए हैं भैया, देखो इसे पूरा छेड़ा है मैंने, 2 दूना 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर सॉरी एन मतलब सोडियम, ठीक है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा 2 दूना 4 हो गया, मतलब यहाँ पर सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, मतलब 2 दूना। देखा, रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाना, ठीक है। अब रासायनिक समीकरणों को जो क्या है, अब इसको अधिक सूचनात्मक मतलब सूचना प्रदान करने वाला बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना होता है, जिसमें उसमें क्या क्या आगे चीजें जोड़ी जाती हैं, जिससे वो क्या होता है रासायनिक समीकरण एक सूचनात्मक समीकरण तैयार हो जाता है। इसे अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम कई बार देखो बच्चों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई समीकरण लिखा रहता है तो उसके नीचे कुछ ऐसा बना रहता है, यहाँ पर यस बना रहता है, ठीक है, किसी प्रमाण के नीचे जी और किसी के यस और जी, इस तरह से लिखा रहता है। तो जैसा कि इससे क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि जो तत्व है किस फॉर्म में है, मतलब किस प्रकार का है, ठोस है, ठोस के लिए यस लिख देते हैं, मतलब सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है, और गैस के लिए जी, द्रव के लिए यल तथा जली के लिए लिक्वा AQ, ठीक है, लिख दिया करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें जो तत्व अभिकारक या उत्पाद में मिलता है या बनता है, वो हमें उसकी अवस्था पता रहती है, उसकी अवस्था क्या होती है, अवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। समीकरण के द्वारा हमें उसकी अवस्था की जानकारी भी
पता चल जाती है। ठीक है, तो अगर हम किसी समीकरण को लिखते हैं उसे अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए हम उसके नीचे यस, यल, क्यों, ठीक है, और ए क्यू, ठीक है, इक्वा मतलब यस लिख देते हैं, ठीक है, जी लिख देते हैं अगर गैस है, ठीक है, द्रव है तो यल, और अगर जली है तो ए क्यू लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अधिक अभिक्रिया, ठीक है, और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अभिक्रिया के दौरान बनने वाले अवक्षेप को हम नीचे को एरो के द्वारा हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा CaOH2 प्लस CO2 एरो, देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट देखो यहाँ पर एक नीचे एक एरो से दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जब हम क्या करते हैं CaOH को CO2 गैस के साथ प्रवाहित करते हैं तब हमें अवक्षेप मिलता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें अवक्षेप मिलता है और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, जल। ठीक है, तो अवक्षेप को दिखाने के लिए हम नीचे को एरो और गैस को दिखाने के लिए हम ऊपर का एरो लगा देते हैं। जैसे कई देखो यहाँ पर, जैसे कि इस उदाहरण में यहाँ पर गैस है जी, ठीक है, तो इसे हम ऊपर को ऐसे प्रदर्शित कर दिया करते हैं। ठीक है, अब देखो अभिक्रियाओं को और भी अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे कि अभिक्रिया की परिस्थितियां बताने के लिए। जैसे अभिक्रिया में कौन सी परिस्थिति है, जैसे कि ताप, दाब, ठीक है, एवं उत्प्रेरक को लगाकर उत्प्रेरक के द्वारा हम किसी अभिक्रिया को कराते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर लिखकर हम क्या करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया अधिक सूचनात्मक बन जाती है। मतलब जो समीकरण होता है अधिक सूचनात्मक बन जाता है। इसके अलावा और चौथा नियम, मतलब चौथी जो तरीका है उसे हम और बताते हैं। जैसे कि अगर आपका जो तत्व है, ठीक है, तन है या क्या है, तन होता है, ठीक है, और तो उसको उसके नीचे क्या करते हैं, हम इसी प्रमाण के नीचे हम तन लिख दिया करते हैं। क्या कहते हैं, तन लिख दिया करते हैं। ठीक है, और एक तरीका है, और भी क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें हमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें क्या होती है बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को लिखने के बाद हम यहाँ पर अगर मुक्त होती है तो प्लस किलो कैलोरी लिख देते हैं जितनी भी होती है। ठीक है, किलो कैलोरी और कैलोरी, और जब क्या होती है, लॉस होता है, ऊर्जा का क्या होता है, हानि होती है, तब उसे माइनस में किलो कैलोरी के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया अधिक सूचनात्मक बन जाती है। ठीक है, तो अधिक सूचनात्मक अभिक्रिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रतीक लिखने हैं, ये किस फॉर्म में है, तब तक तो किस फॉर्म में है, ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक है, तो दूसरा और है, मतलब गैस के रूप में अगर अवक्षेप मिलता है तो एरो नीचे को लगा देना है। ठीक है, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया अधिक सूचनात्मक बन जाती है। ठीक है, समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण जो है इसका क्या महत्व है और ये किस तरह उपयोग में लाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। रासायनिक समीकरण जो होता है इससे हमें यह पता चलता है कि अभिक्रिया कैसी है, प्रकृति से उसकी प्रकृति का हमें पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के संदर्भ में भी जानकारी देता है। मतलब जो रासायनिक समीकरण होता है वो हमें उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रासायनिक समीकरण में उत्पाद हमें लिखा रहता है जिसे हम आसानी से पहचान पाते हैं कि कौन सा उत्पाद बना है। ठीक है, इससे अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के अपेक्षित अनुपात का ज्ञान हो जाता है। मतलब क्या होता है कि इससे अणुओं की संख्या पता चलती है, जिससे क्या होता है, अणुओं की संख्या पता चलती है और अणुओं की संख्याओं के हिसाब से उसका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो पता लग जाता है कि द्रव्यमान का अनुपात कितना है। ठीक है, अब तीसरी बात, और अगली बात क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमा है। अब भैया जो रासायनिक समीकरण का महत्व में 3 आपको टॉपिक में बताया है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति पता चलती है, क्या होता है, दूसरी में कह रहे हैं कि उत्पाद के बारे में भी जानकारी मिलती है, तीसरा समीकरण अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के बारे में भी ज्ञान हो जाता है।
अब देखिए बच्चों क्या होता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक काम कर सकता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, इससे यह ज्ञात नहीं होता कि अभिक्रिया कैसी है, मतलब उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसको हम अभिक्रिया के द्वारा पुनः अभिकारकों के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम अभिकारकों के रूप में भी दोबारा तोड़ सकते हैं। वो होती है उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय क्या अभिक्रिया होती है, जब जो परमाणुओं की अभिक्रिया होती है और एक नया उत्पाद बनता है, उसके बाद हम उसे दोबारा क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल नहीं कर सकते, मतलब उसे बराबर फिर से दोबारा उसी भाव में नहीं उत्पन्न कर सकते। उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इससे अभिक्रिया में लगे समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। रासायनिक समीकरण जो होता है वो हमें ये नहीं बता पाता कि इस अभिक्रिया में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। इसमें इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि अभिकारकों तथा उत्पाद किस अवस्था में, और इससे हमें ये भी नहीं पता चलता कि जो अभिकारक हैं किस अवस्था में कैसे हैं। ठीक है, और ना तो उत्पाद के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कुछ सीमाएं, रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं जिनको उसके आगे वो जानकारी प्रदान नहीं कर पाती रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों कि रासायनिक समीकरणों के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। चलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी पढ़ाया है रासायनिक समीकरण की सीमा। रासायनिक समीकरण कहाँ तक सत्य साबित होता है, मतलब उसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो अब आपको पढ़ाएंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप सबको बच्चों जानते ही होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु जुड़ता है और ना ही कोई परमाणु निकलता है। इससे यह साबित होता है कि ना तो कोई परमाणु का कोई मतलब परमाणु उसमें ऐड होता है और ना ही जुड़ निकलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इसमें कोई भी बाहरी परमाणु या बाहरी तत्व इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाहरी परमाणु या बाहरी तत्व इंटरफेयर नहीं करता है। केवल क्या होता है उसमें केवल पुराने बॉन्ड टूट कर नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे क्या होता है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आई बात की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ना तो उसमें कोई नया तत्व या परमाणु जुड़ता है और ना ही कोई नया तत्व नया परमाणु निकलता है। केवल उसमें क्या होता है पुराने आवरण टूट कर नए आवरण बनते हैं, जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, पुराने अभिकारकों से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अभिकारकों से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक अगला लिखा है, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। देखा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं में विनिमय अनेक प्रकार का हो सकता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका विनिमय क्या होता है, विभिन्न प्रकार से होता है। इसलिए आपको 5 ये जो विनिमय के तरीके हैं बताए गए हैं। एक है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन या अपघटन विधि, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चौथी है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन, जिसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन से हमें पता चलता है कि संयोजन के नाम से ही हमें मालूम ऐसा पता चलता है कि इसमें क्या होता है, संयोग मतलब जुड़ना, क्या होता है, मिलना। ठीक है, संयोग का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, संकलन मतलब होता है मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डिफिनेशन बिल्कुल याद रखनी है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना। क्या करना है,
संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है। उदाहरण क्या दिखाया है बच्चों? CH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं। यह गैस के रूप में उपस्थित है, अभिकारक में गैस के रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार से HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, अम्ल। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये भी क्या है? गैस के रूप में उपस्थित है। जब ये दोनों गैसें आपस में क्या की जाती है? मिलाई जाती है, परस्पर मिलती है, तब क्या होता है? NH4Cl बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब जब NH3 अमोनिया गैस और HCl, ठीक है, HCl को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, तो एक क्या निकलता है? सफेद धुआं सा निकलता है। सफेद क्या निकलता है? धुआं सा, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अभिक्रिया मैंने बताया है कि 5 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया मैंने पहले एक अभिक्रिया बताई थी। ठीक है, तो अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने बताए थे। 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उसका दूसरा भाग है, मतलब दूसरी अभिक्रिया है। पहले अभिक्रिया मैंने संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ा दी। वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो होती है ये 3 प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार से अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। एक ऊष्मीय अपघटन के द्वारा, दूसरी प्रकाश अपघटन के द्वारा, तीसरी विद्युत अपघटन के द्वारा। जो ये वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से संपन्न होती है: प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा और विद्युत द्वारा। ठीक है, तो इसमें पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, सॉरी गलत हो गया, जो क्या लिखा है बच्चों? एकल अभिकारक बाह्य अभिकारकों के प्रभाव के द्वारा एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक तत्वों या सरल यौगिकों से विघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती है। जो वियोजन अभिक्रिया है यह क्या होती है? एकल अभिकारक जब विद्युत, ऊष्मा या फिर प्रकाश के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से संपन्न होती है: ऊष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा और विद्युत द्वारा। ठीक है, तो पहली हेडिंग है ऊष्मा द्वारा। ठीक है, तो ऊष्मा द्वारा देखो ऊष्मीय अपघटन कैसे होता है। तो लिखा वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों या सरल यौगिकों में विघटित हो जाते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, मतलब विद्युत ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विघटित हो जाता है, तो यह अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया उदाहरण दिया गया है कि CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा मतलब गर्म ऊष्मा दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये अपघटित होकर COO बनाता है। क्या बनाता है? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? ऊष्मा द्वारा अपघटित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से 2 उत्पाद, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 भागों में टूट जाता है। एक तो COO के रूप में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, दूसरा CO2 गैस मुक्त होती है, इसे कार्बन डाई गैस कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रकाश अपघटन। देखो प्रकाश अपघटन वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है। प्रकाश अपघटन क्या होती है? अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है
यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिया गया है कि AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटित होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन हो रहा है, तो क्या बन रहा है Ag + Cl2। ठीक है, मतलब सिल्वर अलग हो रहा है, क्लोराइड गैस मुक्त हो रही, क्लोरीन गैस। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, जैसे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित होकर Ag अलग हो रहा है, मतलब सिल्वर अलग हो रहा है और ब्रोमाइड अलग। ठीक है, हेडिंग है विद्युत अपघटन। मैंने पहले 2 पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन। मतलब तीसरी है विद्युत अपघटन, वह विक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या फिर गलित अवस्था में, कोई यौगिक जलीय विलयन में हो या फिर गलित अवस्था में हो। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। या क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। ठीक है, वह विक्रिया जिसमें यौगिक जलीय अवस्था में या फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 भागों में विघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रम में धनायन पर कैथोड पर धनायन तथा एनोड पर ऋणायन क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, कैथोड पर क्या होता है, धनायन, और एनोड पर ऋणायन क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण बताया क्या है, जब जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जलीय विलयन में मतलब किसी जल में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, या जो जल होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जल क्या होता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं या लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लाभ। ठीक है, तो ये मैंने डिफिनेशन बता दी है। उसके बाद देखिए नोट करके है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होते क्या है, कई बार प्रश्न छोटे से प्रश्न में पूछा जाता है, 1 नंबर के 2 नंबर में कहता है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। मैं क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की गति को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक या फिर धनायन उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं उसे ऋणायन उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण नंबर 1 देखो, यहाँ पर N2 + H2 फिर H2। ठीक है, N2 और H2 है। यह हैबर पराक्रम विधि है, अमोनिया बनाने की हैबर पराक्रम विधि है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें आयरन को क्या उत्प्रेरक की तरह उपयोग किया जाता है। आयरन को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, आयरन क्या करता है, इस अभिक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से अमोनिया गैस का निर्माण होता है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, आयरन का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पैराऑक्साइड तो। ठीक है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड से क्या बनता है भैया, H2O2 अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे 3POH4। ठीक है, PO4। ठीक है, PO4 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस अभिक्रिया को घटा रहा है, घटा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है,
तेजी से बढ़ाई गई है, यहाँ पर अभिक्रिया को क्या किया गया है, घटाया गया है। ठीक है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को क्या करता है, उस कम क्रियाशील तत्व के परमाणु से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है भैया, और दूसरी हेडिंग है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, इसे हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मतलब एक तत्व क्या होता है, यौगिक से बाहर निकल जाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है, Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट क्या है, इक्वा है, इक्वा मतलब जली है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जब आयरन को डाला जाता है, जब कॉपर सल्फेट को आयरन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा FeSO4। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चों, आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जो तत्व है वो क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, इसीलिए हम इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, जब दो तत्व जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन भी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक यौगिकों के, जो अभिकारक यौगिक होते हैं उनके आयनों या मूलकों को, ठीक है, आयनों या फिर मूलकों को एक दूसरे के स्थान से विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर देखते हैं बच्चों, उदाहरण से आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे NO2SO4 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर प्लस का जमा का चिन्ह नहीं लिखा, जमा लगाते हैं। देखो NO2SO4 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर BaCl2 दिया गया। अब देखो जब अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो Na के साथ Cl जाएगा, Na के साथ Cl मिल जाएगा और SO4 के साथ Ba। ठीक है, तो क्या बनेगा, BaSO4। क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। तो BaSO4 बना है, तो क्या बना बच्चों, BaSO4 और प्लस NaCl, क्या बना है, NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो लिखा है यहाँ पर आयनों या मूलकों। ठीक है, आयन और मूलक क्या होते हैं, आयन मतलब मूलक होते हैं जो इसके पीछे लिखा रहता है, किसी तत्व के पीछे लिखा रहता है, जैसे Na2SO4 लिखा, ठीक है, सल्फेट। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब क्या है, मूलक है, क्या है जो मूलक है। ठीक है,
तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आयन, जो आयन है वो मूलक को विस्थापित कर रहा है, जो आयन है वो मूलक के साथ, और मूलक जो है आयन के साथ, दूसरे आयन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, चौथी अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है। वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर परिभाषा भी लिखी है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का निमुक्त होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं बच्चों। पहले क्या है, कार्बन, यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन एक ग्रेफाइट का एक अपर रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट का है, कार्बन का ग्रेफाइट का होता है, एक अपर रूप होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सी लिख दिया है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो CO2 गैस बनती है। क्या बनती है बच्चों, CO2 गैस बनती है। ठीक है, जिसमें से 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का निकलना होता है, मतलब ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन प्लस क्या होता है, नाइट्रोजन जमा हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और जमा हाइड्रोजन को जब क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, इसका मिश्रण तैयार करके इसे गर्म करते हैं, जैसे मिश्रण तैयार करते हैं तब तो क्या होता है, NH3 का अमोनिया का निर्माण होता है। यह विधि हैबर पराक्रम विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, हैबर पराक्रम विधि। इसमें जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 24.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया तैयार करने की विधि को हैबर पराक्रम विधि कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा की उपस्थिति से ही यह क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जब ऊष्मा अधिक मात्रा में होती है तो यह स्वतः हो जाती है, और जब यहाँ पर ऊष्मा नहीं होती है या कम होती है, ठीक है, तो यह स्वतः संभव नहीं होती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए कुछ उदाहरण दो दिए हैं। पहले क्या करा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, NO2 NO। ठीक है, NO। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, अवशोषण होता है, इसमें 45 किलो कैलोरी ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन प्लस सल्फर, कार्बन और सल्फर को, ठीक है, आपस में मिलाने पर कार्बन और सल्फर का मिलाने से क्या होता है, कार्बन सल्फेट बनता है। ठीक है, CS2 बनता है, CS2 बनता है, जो क्या होता है, ये 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। यह क्रिया करने के लिए 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्रिया। तो आपकी पांचवी और लास्ट क्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या परिभाषा लिखी है। वह अभिक्रियाएं जो एक साथ संपन्न होती हैं, अर्थात जब अपचयन ऑक्सीकरण होगा तभी उपचयन भी होता है। मतलब वह अभिक्रिया जो एक साथ संपन्न होती है, मतलब जब अपचयन होता है तभी उपचयन होता है, तो उसे हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2O। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों का हो रहा है। क्या हो रहा है,
दोनों का उपचयन भी हो रहा है, दोनों का अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरी अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को यहाँ पर तोड़कर बताया गया है कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी और तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन को तापन करते हैं, तापन मतलब गर्म करते हैं। ठीक है, कॉपर के मैंने क्या किया, कॉपर का चूर्ण लिया है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा? कॉपर ऑक्साइड बना रहा। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे हम कॉपर क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर उपचयन हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ से देखो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? कॉपर के साथ मिल रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए दूसरा उदाहरण। ठीक है, उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। इसमें जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का बढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन मतलब क्या होती है? गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस में प्रवाहित करते हैं। कॉपर को हम हाइड्रोजन गैस के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Cu मिलता है, मतलब कॉपर मिलता है, और साथ में कॉपर के ऊपर एक काली काली परत चढ़ी मिल जाती है। कॉपर के ऊपर क्या होती है? एक परत चढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या हो गया? मतलब ऑक्सीजन निकल गया है, यहाँ पर H2O बना लिया, जल बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? कॉपर के ऊपर एक काली काली परत चढ़ जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि यह अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की क्या होता है? हाइड्रोजन बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर यहाँ पर उदाहरण में सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए कि कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर था। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस के साथ प्रवाहित कर किया गया, ठीक है, तापन किया गया, गरमाया गया, ठीक है, तो क्या बनता है? Cu बनता है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन का क्या हो गया? ह्रास हो गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई है और यहाँ पर जल का निर्माण कर लिया है। ऑक्सीजन ने क्या किया? जल का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर एक काली काली परत चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे ज्ञात होता है कि ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, देखो लिखा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है वहां पर उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है। मतलब एक अभिकारक का अपचयन होगा, दूसरे अभिकारक का उपचयन होगा, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ
तापन करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है Cu क्या बनता है Cu प्लस O2। जैसे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है, एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो उपचयन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विमुक्त हो रहा है, मतलब निकल रहा है, ठीक है, मुक्त हो रहा है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं। तो इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, मतलब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रही है, इसीलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।